सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया अपना और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए आम की खेती किया करती थी। कोमल चिड़िया अपने बागीचे की देखभाल में पूरा दिन गुजार देती थी, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पकते तो कभी पूरे कच्चे रह जाते और कभी कभी तो उसके आम पर काले काले धब्बे पड़ जाते। ऐसे आमों को जब कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में बेचने जाती है तो कोई भी पक्षी उसे नहीं खरीदता। जब कोमल चिड़िया किसी व्यापारी को अपने आम बेचने जाती तो वो उसे कहता, अरे अरे चिड़िया, ये कैसे आम ले आई हो? ऐसे आम तो कोई भिखारी भी ना ले। भला मैं क्या खरीदूंगा? अरे चाचा, आप एक बार इसे खाकर तो देखें, ये बहुत मीठे आम हैं। अरे चिड़िया, खाएंगे तब ना जब आम देखने में अच्छा होगा। जब इसे देखकर पक्षी खरीदेगा ही नहीं तो खाएगा कहाँ से? निराश होकर कोमल चिड़िया अपने आमों की टोकरी उठाती है और वापस चली जाती है। अब तो कोमल चिड़िया की ये हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते, जिसके चलते उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उन्हीं कर्जदारों में थे कफे। वो कफों का भी एक आम का बागीचा था। उन कफा और कफी के आम जंगल में सबसे महंगे बिकते थे। अब तो उन कफों को चिड़िया का उस जंगल में रहना जरा भी पसंद नहीं था। दरअसल एक बार चिड़िया की बेटी कफी के बेटे से लड़ाई करती है और वो उसे बहुत मारती है, जिसके चलते अब वो कफे चिड़िया को जरा भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन बादल कफा और बिजली कफी कोमल चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, हमने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो कहती हूँ तुम हमारे बगीचे में काम करो। अगर हमारी नौकर बनकर रहोगी तो कर्ज से बची रहोगी, वरना तुम माँ बेटी इस जंगल में बेकारन ही बनकर रह जाओगी। देखना बिजली, एक दिन मैं तुमसे भी अमीर बन जाऊंगी। मुझे भी कारण बनना मंजूर है, लेकिन तुम जैसे कफों के यहाँ नौकरी करना नहीं पसंद। ये सुनकर वो पति पत्नी गुस्से में आ जाते हैं। अरे ओ भूखी चिड़िया, पक्षियों को अपनी औकात देखकर बात करनी चाहिए। हम तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए थे, लेकिन सुन, अब तेरे पास बस 2 हफ्ते हैं अपना कर्ज चुकाने के लिए। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुका पाई तो तुम माँ बेटी के सामने तेरे घर की नीलामी कर दूंगा, समझी तू? चल बिजली, चले। ऐसा कहते हुए वो कफा और कफी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, अब क्या होगा? क्या कफी अंकल अब हमें घर से निकाल देंगे? नहीं बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। मैं किसी से कुछ कर्ज उधार ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपने पुराने दोस्त तोते के घर पर जाती है, लेकिन तोते के घर पर तो ताला लगा हुआ था। निराश होकर कोमल चिड़िया घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक साधु पक्षी पेड़ के नीचे गिरा हुआ दिखाई देता है। कोमल चिड़िया तुरंत वहां जाती है। पानी, कोई मुझे पानी ला दे। हाँ साधु बाबा जी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। फिर कोमल चिड़िया पास की नदी से पानी लाकर साधु पक्षी को देती है। साधु जल्दी से पानी पीता है। साधु बाबा जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तू मन की बहुत सच्ची है। तूने एक साधु पक्षी की मदद की है। मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? साधु बाबा जी, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा कर्ज और गरीबी दूर हो जाए। ये सुनते ही साधु पक्षी अपनी पोटली से एक बीज निकालता है और कोमल चिड़िया को देता है। बेटी, इस बीज को बो देना और बोते ही जो भी फल के नाम की तुम इच्छा करोगी, ये बीज उसी का पेड़ बन जाएगा। और देखना बेटी, उस पेड़ के फल ही तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। कोमल चिड़िया साधु पक्षी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर लौट जाती है। फिर चिड़िया उस बीज को अपने बागीचे में बो देती है। बोते समय वो अपने मन में आम का नाम लेती है। अब चिड़िया उस बीज की बहुत अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देती है। वो बीज 2 दिन में ही पौधे में बदल जाता है। तीसरे दिन जब कोमल चिड़िया बागीचे में आकर देखती है तो हैरान होती है। लगता है ये कोई जादुई बीज है जो इतनी जल्दी पौधे में बदल भी गया है। देखते ही देखते 1 हफ्ते में वो पौधा पेड़ में बदल जाता है और उस पर फल लगने लगते हैं।
अगले दिन कोमल चिड़िया उस पेड़ से एक आम तोड़कर देखती है तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो आम कोई मामूली नहीं बल्कि सोने का आम था। कोमल चिड़िया बाजार में जाती है और उस आम को बेच देती है। उस आम के चिड़िया को इतने पैसे मिलते हैं जितने वो एक साल भर में भी नहीं कमा पाती। फिर चिड़िया पैसे ले जाकर कौवों को दे देती है। इतनी जल्दी ढेर सारे पैसे मिलने पर कौवे हैरान तो थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कोमल चिड़िया जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है। ये सब देखकर कौवे बहुत जल रहे थे। बादल जी, ये भिखारन जो सड़क पर आने वाली थी, इसके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया है जो इतनी हवा में उड़ रही है? हाँ बिजली, चलो आज तो पता करके ही रहेंगे। कोमल चिड़िया को पता था कौवों को उसकी अमीरी हजम नहीं होगी, इसलिए उसने अपने सोने के आम के पेड़ के आसपास जाल लगवा दिए थे। लेकिन कौवों को ये बात नहीं मालूम थी। जब वो कौवे चिड़िया के बागीचे में जाते हैं तो सोने के आम देखकर हैरान होते हैं। अच्छा, तो पति जी ये राज है इस भिखारन की अमीरी के। हाँ बिजली, आज इसकी अमीरी निकालता हूँ, सारे आम ही हम ले जाएंगे। ये कहते हुए वो पति पत्नी दोनों जैसे ही आम के पेड़ के पास जाते हैं तो वो दोनों कौवे जाल में फंस जाते हैं और वो दोनों कौवे उल्टे लटक जाते हैं। वो जाल से छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं निकल पाते तो शोर करने लगते हैं, बचाओ, कोई हमें बचाओ। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। वो कौवों को जाल में फंसा हुआ देखकर बोलती है, कौवों, मुझे मालूम था तुम दोनों से मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसीलिए तो मैंने जाल बिछवाए थे। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम कभी दोबारा चोरी नहीं करेंगे। माफी तो अब तुम महारानी चील के सिपाहियों से मांगना। फिर चील महारानी के सिपाही आते हैं और उन कौवों को ले जाते हैं और उन्हें एक गुफा में बंद कर देते। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी की खेती किया करती थी। वो अपने खेत से गोभी को तोड़कर पक्षियों में बेचा करती थी। ऐसे चिड़िया के घर का गुजारा होता था। बिजली बहन, आज मेरे खेत में काम कुछ ज्यादा है, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दो। नाना चिड़िया, तुम्हारे खेतों में बहुत मट्टी है, मट्टी पड़ने से मेरा ये सुंदर रंग खराब हो जाएगा। ठीक है बिजली बहन, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया अपने खेत में जाती है और गोभी तोड़ने लगती है। कोमल चिड़िया अपने खेत में गोभी तोड़ रही थी, तभी वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। वो देखने में कोई जादुई फाख्ता लग रही थी। चिड़िया बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो, मुझे अपने खेत की एक गोभी दे दो। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपको एक या दो गोभी का फूल देती हूँ। आप जी भरकर गोभी की सब्जी बनाकर खाइएगा। फिर कोमल चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को 2 गोभी के फूल तोड़कर दे देती है। बूढ़ी फाख्ता वो गोभी के फूल लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, ये माँ जी कहाँ चली गई? ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपने कामों में फिर से लग जाती है। ऐसे कोमल चिड़िया का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। वो अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में तो हर तरफ पानी ही पानी भर जाता है। कोमल चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी बाहर से बारिश देखकर बहुत डरी हुई थी। ऐ ऊपर वाले, कृपया करो हम पर, अगर बारिश ना रुकी तो मेरी गोभी की फसल खराब हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? जंगल में सारी रात बारिश बरसती रहती है। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो कोमल चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो उसका खेत पूरी तरह से पानी से भर चुका था। उसकी सारी गोभी पानी में बह चुकी थी। ये सब देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। ये क्या हुआ, मैं बर्बाद हो गई। अब तो मेरे पास कोई और काम भी नहीं है। अब मैं कैसे अपने बच्चों को पालूंगी? फिर रोती हुई कोमल चिड़िया अपने घर चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कोमल चिड़िया के घर से राशन भी खत्म हो चुका था। मम्मा, भूख लगी है, हमें भोजन दो। बच्चे अपनी माँ से भोजन मांग रहे थे, लेकिन कोमल चिड़िया चुप बैठी थी। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसन बिजली कभी के घर जाती है।
बिजली बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुश्किल में तुम हो, मैं नहीं। चल चल भाग यहाँ से। बिजली बहन, जब तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मैंने तुम्हारे लिए कितना दाना भेजा था और तुम्हारा ख्याल भी रखा था। आज मुझ पर कृपा करो और मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। बस बस चुप कर जा, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। चल चल भाग यहाँ से। कोमल चिड़िया चुप कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का दोस्त कबूतर रहता था। वो वहाँ जाती है, लेकिन घर के बाहर तो एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू भाई, यहाँ तो कबूतर भैया रहते थे, वो कहाँ है? कबूतर तो कब का ये घर छोड़कर चला गया है, उसने मुझे ये घर बेच दिया था। अब तो कबूतर भैया भी यहाँ से चले गए। मेरे पास तो कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं है। अब तो लगता है मैं और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कोमल चिड़िया उदास मन के साथ घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कोमल चिड़िया बारिश से बचने के लिए एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से वही बूढ़ी फाख्ता निकलती है जो कोमल चिड़िया से कुछ दिन पहले गोभी लेने आई थी। माँ जी, आप? हाँ बेटी, मैं जानती थी तुम मेरे पास जरूर आओगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। माँ जी, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। बारिश ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। बेटी, जीवन में परीक्षा आती रहती है, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। अगर आपने कोई नेकी की हो तो वो नेकी हमेशा आपके साथ रहती है। ये लो बेटी, ये डिब्बे में तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया वो डिब्बा लेकर अपने घर चली जाती है। कोमल चिड़िया जब घर जाकर वो डिब्बा खोलती है तो उसमें सोने के गहने थे। ये देखकर कोमल चिड़िया हैरान हो जाती है। लगता है वो बूढ़ी फाख्ता उस दिन मेरी परीक्षा लेने आई थी। फिर कोमल चिड़िया कुछ गहने लेकर सुनार के पास जाती है। वो गहने बेचकर अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आती है। ऐसे कोमल चिड़िया अपना जीवन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी गुजारने लगती है। घमंडी बिजली का भी जो हमेशा किसी भी पक्षी से बनाकर नहीं रखती थी, वो कोमल चिड़िया से जलने लगती है। चिड़िया, तुमने ये सब कहाँ से लिया? बिजली, मुझे ये सब मेरी नेकी के बदले में मिला है, लेकिन तुम याद रखना, अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी किसी से नफरत मत करो। बुरा वक्त किसी समय भी आ सकता है। तेज बारिश में अपना सामान लिए हुए बादल कप्पे की माँ अपने बेटे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं भी बादल कप्पे का घर नहीं मिल रहा था। अरे, ये बादल बेटे का घर कहाँ चला गया है? पहले तो घर आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्तों की भी समझ नहीं आ रही। तभी बुलबुल मौसी वहाँ से गुजर रही थी। वो बूढ़ी कपी को देखकर उसके पास जाती है। अरे, आप कौन है? आपको पहले तो इस जंगल में नहीं देखा। हाँ बुलबुल बहन, मैं बादल कप्पे की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन रास्ते में इतनी तेज बरसात शुरू हो गई। अब मुझे अपने बेटे का घोंसला नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप कप्पे की माँ है, तो आप चिंता काहे को करती है? चलिए माँ जी, मैं आपको बादल के घर ले चलती हूँ। लाइए माँ जी, ये बैग मुझे दीजिए। नहीं नहीं, मेरा कुछ कीमती सामान है, मैं ये खुद उठा लूंगी। लगता है बुढ़िया के पास कुछ कीमती सामान है। हो ना हो, कीमती गहने ही होंगे। फिर बुलबुल मौसी बादल की माँ को उसके घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ क्या करने आई है? बेटे, मुझे तो इतनी तेज बारिश में तुम्हारा घोंसला नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुलबुल मौसी का, जिसने मुझे तुम्हारे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापिस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुलबुल मौसी ने किया है, उसे तो बाद में मैं देख लूंगी। क्यों बिजली बहू, कैसी हो तुम? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इस बुढ़िया की ऐसी खातिरदारी करूंगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी।
अगले दिन बिजली कभी अपनी सास के खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने लगते हैं तो वो अपनी सास को मिर्ची वाली थाली दे देती है। बिजली की सास खाना खाने लगती है। छी छी, अरे बहू, ये कैसा खाना है? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है। अरे क्या कह रही हैं आप बाजी? बादल जी, क्या आपको भी मिर्ची ज्यादा लग रही है? नहीं नहीं बिजली माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मिर्ची तो एकदम बराबर है। सासू माँ, मुझे पता है आपको हमेशा मेरे खाने से तकलीफ होती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बनाइएगा। क्या? हाँ माँ, वैसे भी आपके पंखों से बना हुआ खाना खाए काफी समय हो गया है। अच्छा बेटे, ठीक है। ऐसे बिजली कभी अपनी सास से सारे काम करवाती थी, झाड़ू भी लगवाती और रसोई में खाना भी बनवाती। लेकिन इधर बुलबुल मौसी ने पूरे जंगल में बात फैला दी थी कि बिजली कभी की सास बैग भरकर सोना चांदी अपने साथ लेकर आई है। एक दिन बिजली कभी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। तभी उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ आती है। अरे वाह बिजली, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है। ऊपर वाला तुम जैसी सास हर किसी को दे। अरे क्या बबली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तूने ऐसा क्या देख लिया उस बुढ़िया में? अगर तुझे मेरी सास इतनी ही पसंद आ गई है तो उसे अपने घर ले जाओ। अरे अरे बिजली, तुम तो गुस्सा ही होने लगी। मैंने सुना है कि तुम्हारी सास सोना और चांदी से भरा बैग साथ में लाई है, वो भी तुम्हें देने। हमें तो ये बात बुलबुल मौसी से पता चली है। क्या कहा? सोना चांदी? मगर इस बारे में मुझे तो सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। बिजली, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें परखना चाहती है। बस तुम अपनी सास की पूरी मन से सेवा करना, देखना वो सारा सोना तुम्हें ही देगी। ये सब बातें सुनकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। घर में बिजली कभी की सासू माँ झाड़ू लगा रही थी। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, मेरी माँ जैसी। भला मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? माँ जी, अब आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से बिजली कभी सारे काम खुद ही करती और अपनी सास की भी सेवा करती। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बिजली कभी रोज ही अपनी सास का बैग चुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे चुरा नहीं पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते समय भी अपना बैग अपने साथ लेकर सोती है, आखिर चुराऊं मैं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है। आप चलकर मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। हाँ हाँ जुगनू बेटा, चलो। फिर बिजली कभी की सास जुगनू के साथ बाहर चली जाती है। अरे वाह, जो काम मैं खुद आज तक नहीं कर पाई वो मेरे जुगनू ने कर दिया। जुगनू बेटा, कहाँ है तेरा बॉल? दादो, इस जमीन के नीचे लगता है किसी ने कुछ खोदा है। जरूर उस किक्की ने मेरा बॉल यहीं छुपाया होगा। अच्छा बेटा, रुको देखती हूँ। फिर बिजली कभी की सास उस खड्डे को खोदती है। उसे उस खड्डे में सोने से भरी हुई एक पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे, जुगनू ये देखो, हमें तो ढेर सारा सोना मिल गया। चल जुगनू बेटा, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं। अब तो हम अमीर हो गए हैं। इधर बिजली कभी अपनी सास के बैग को खोल कर देखती है, परंतु उसमें तो कोई भी सोना चांदी नहीं था। उस बैग में तो उसकी सासू माँ के फटे हुए कपड़े थे। अरे सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बुढ़िया के पास सोना तो क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी बिजली कभी की सास वो खजाने से भरी हुई पोटली लेकर आ जाती है। वहीं रुक जाओ, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? गलती? आज तक तेरा हमें कोई फायदा हुआ है? हर समय बस खाती ही रहती हो। बहू,
अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। तो मेरी बात तो सुन। किस्मत तो मेरी खराब हो गई है जो मैंने तेरे बेटे से शादी की। मम्मा, पहले दादू की बात तो सुन लो। तू तो चुप कर जुगनू, अगर कुछ बोला तो एक पंख लगाऊंगी। बेटी, मैं तो तुझे बहुत अच्छी समझती थी, लेकिन तू मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं। फिर बिजली कपी की सास वहाँ से चली जाती है और वो अपनी खजाने से भरी हुई पोटली लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात होते ही जंगल में फिर से बारिश शुरू हो जाती है। मानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी, वो खिड़की से बिजली की सास को देख लेती है। अरे, ये तो बिजली की सासू माँ है, लेकिन ऐसी बारिश में ये बाहर क्यों बैठी है? फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास के पास जाती है। माँ जी, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप बिजली के पास क्यों नहीं जाती? बेटी, कैसे जाऊं अपनी बहू के घर? उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे साथ मेरे घर में चलिए। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी की सास को लेकर घर आ जाती है और वो खाना बनाकर बादल कपे की माँ को खिलाती है। वो बूढ़ी कपी पेट भरकर खाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया। तुमने तो मेरा एक बेटी की तरह ध्यान रखा। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। आज से आप भी मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे मैं भी अकेली ही रहती हूँ। बेटी, मुझे कुछ देना है तुम्हें। ऐसा कहते हुए बिजली की सास वो सोने से भरी हुई पोटली मानो चिड़िया को दे देती है। अरे माँ जी, इस पोटली में तो ढेर सारा सोना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। बेटी, ये मेरा आशीर्वाद समझ कर ले लो। वैसे भी मैं इसका क्या करूँगी? मुझे तो 2 वक्त का भोजन चाहिए, ये तेरे काम आएंगे। इधर बिजली कपी को भी मालूम हो जाता है कि उसकी सास के पास ढेर सारा सोना था जो उसने मानो चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत! अरे वाह, मेरा ये सपना पूरा हो गया कि मैं अपनी जमा पूंजी से अपना घर खरीदूं। आज मैंने अपना घर खरीद लिया। बूढ़ी कपी अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक पेड़ पर घर खरीद लेती है। मेरे बेटे जब ये घर देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। बूढ़ी कपी खुशी खुशी अपने बच्चों की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे एक पेड़ की डाली से टकराती हुई गिर जाती है और वो डाली भी उस बूढ़ी कपी के साथ टूटकर उसके ऊपर गिरती है। बूढ़ी कपी तो बहुत घायल हो जाती है। मानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी, वो देखकर तुरंत वहां आती है। माँ जी, आप तो बहुत घायल हैं। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। बेटी, बेटी, मेरा समय आ गया है। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। माँ जी, आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, मेरी सांसें कम हो रही हैं। मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरी ये बात मेरे बेटों तक पहुंचा दोगी? हाँ हाँ माँ जी, आप जो कहेंगी मैं जरूर उन्हें जाकर बताऊंगी। चिड़िया बेटी, मेरे दोनों बेटों को बता देना कि नदी के किनारे मैंने उनके लिए एक घर खरीदा है। मैं उन्हें बताने जा ही रही थी, लेकिन शायद मेरे नसीब में मरना ही लिखा है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी कभी मर जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। दोनों कभी अपनी माँ के मरने पर बहुत उदास थे। अगली सुबह हो जाती है। मानो चिड़िया बादल कफे के पास जाती है। बादल भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपकी माँ ने मरते समय मुझसे वादा किया था कि मैं ये बात आपको बताऊं। कौन सी बात चिड़िया? माँ ने कौन सी बात बताने को कहा था? माँ जी ने नदी के पास एक पेड़ पर आप दोनों भाइयों के लिए घर खरीदा है। वो तो आप दोनों भाइयों को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक पेड़ से टकराकर मर गई। क्या सच में माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है?
हाँ बादल भैया, आप बड़े हो इसलिए मैंने आपको पहले बताया है। अभी मुझे आपके छोटे भाई भूरे कव्वे को बताने भी जाना है। बादल कव्वा तो बहुत चालाक था, वो तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि माँ ने हमारे लिए घर खरीदा है। माँ तो चाहते हुए अच्छा काम कर गई, लेकिन ये बात उस भूरे को पता नहीं है। अब मैं उस घर पर अकेले ही कब्जा करूँगा। बादल भैया क्या हुआ? अब मैं चलती हूँ, मुझे ये बात जाकर भूरे कव्वे को भी बतानी है। रुको रुको चिड़िया, तुम न जाओ भूरे के पास, मैं खुद ही जाकर बता दूंगा। चलो ठीक है बादल भैया, आप जाकर ही उसे बता देना। फिर मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उधर भूरा कव्वा अपनी माँ के गम में बहुत उदास था और वो अपने भाई के पास जा रहा था। घर जाकर बादल कव्वा सारी बात अपनी पत्नी बिजली कव्वी को बताता है। बादल जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया जो उस मानो चिड़िया को वहाँ जाने से रोक दिया। अब ये घर वाली बात तुम्हारे भाई को नहीं पता। अब हम उस घर पर कब्जा करेंगे और वो घर हमारा ही होगा। लेकिन बिजली, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। जरा सोचो ना, वो भूरा तो अकेला रहता है, ना उसकी पत्नी है और ना उसके बच्चे। देखिए ना, आपकी पत्नी भी है और हमारे ये दो छोटे बच्चे भी। हमें तो उस घर की बहुत जरूरत है। हाँ बिजली, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने छोटे भाई को यही बताऊंगा कि वो घर मैंने पैसों से खरीदा है। घर के बाहर बैठा भूरा कव्वा ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो अंदर जाता है। भैया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ के घर पर तुम अकेले ही कब्जा करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर उस घर पर मेरा भी हक है। अरे ये भूरा कहाँ से आ गया? सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अरे भूरे भाई, जरा खुद सोचो ना, तुम तो अकेले हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत? मेरी तो पत्नी और बच्चे हैं। देखो ना, ये घर टूटा हुआ है, मुझे घर की बहुत जरूरत है। बड़े भैया, आपने मेरा नहीं सोचा। मेरी भी तो शादी होगी, मुझे भी तो घर की जरूरत है। ये सुनकर बादल कव्वे को गुस्सा आ जाता है और दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरे, मैंने कह दिया ना कि वो घर मेरा है तो मेरा ही है। वो घर मेरा है, अगर मुझे उस घर के पास नजर आए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं, मैं तुम्हें भाई नहीं मानता। वो घर मेरा है, मैं ही उस घर में रहूंगा। फिर दोनों भाई वहाँ से भागते हैं और अपनी माँ के खरीदे हुए घर के पास जाते हैं। अरे वाह बादल जी, ये घर तो बहुत सुंदर है, इस घर में हम ही रहेंगे। तुम अपने भाई को मारकर निकाल दो यहाँ से। भाभी, आप चुप रहो, मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। अगर भाई ने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, तुम मुझे मारोगे? आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी शोर सुनकर वहाँ आते हैं। अरे क्या हुआ कप्पो? अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए, तुम दोनों भाई तो लड़ने लगे। अरे अरे कव्वो रुक जाओ, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? दोनों कव्वे भाई किसी की बात नहीं सुनते, वो तो एक दूसरे को मारे जा रहे थे। बादल जी, मारो मारो इसे, मार मार कर इसका कीमा बना दो। इस घर में तो हम ही रहेंगे। तभी अचानक मौसम खराब होता है और तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या हुआ? जंगल का मौसम तो बहुत खराब हो गया है, बहुत तेज आंधी चलने लगी है। मुझे तो लग रहा है चिड़िया कि जंगल में तूफान आ रहा है। तोते, अगर 2 भाई आपस में ऐसे लड़ेंगे तो जंगल में तूफान तो आएगा। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिस कारण वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। बूढ़ी काकी ने जिस पेड़ पर घर खरीदा था वो पेड़ तो बहुत कमजोर था। तेज हवा के कारण वो पेड़ घर के साथ नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये पेड़ तो नीचे गिर गया और घर भी। दोनों भाई जिस घर के कारण लड़ रहे थे वो घर तो टूटकर नीचे गिर चुका था। कव्वो, अब किस बात पर लड़ोगे? देखो, जिस घर के कारण तुम दोनों लड़ रहे थे वो घर तो टूट गया है, परंतु एक घर की वजह से आप दोनों ने अपने भाई होने का रिश्ता तोड़ दिया। तुम दोनों को बहुत अच्छी सजा मिली है।
अब तुम दोनों भाइयों के पंखों में कुछ भी नहीं रहा। टूटे हुए घर को देखकर दोनों कपे भाई बहुत उदास हो जाते हैं। पूरा घर टूट गया। हाय रे, मैंने तो कितने सपने देखे थे। मैंने तो सोचा था मैं और मेरे बच्चे आराम से रहेंगे। भूरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने एक घर की वजह से तुम्हें मारा। बड़े भाई, मुझे भी माफ कर दो, मैंने एक घर के लिए आपसे लड़ाई की। उन दोनों भाइयों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं। देखो कापो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बादल भैया आप इस घर में होते तो शायद घर गिरने की वजह से आप भी मर चुके होते। जुगनू बेटा, जाओ और तोते की दुकान से अंडा लेकर आओ। मम्मा मम्मा, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम खाने के लिए पैसे दें। नहीं है मेरे पास पैसे। जब भी तुम्हें दुकान पर भेजो तो तुम आइसक्रीम खाने की जिद करते हो। फिर जुगनू कौवा अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से निकलता है। वो रास्ते में जा रहा था कि उसकी नजर एक घोंसले में जाती है जहाँ एक अंडा था। जुगनू कौवा वहाँ जाता है। मैं ये अंडा चुरा कर यहाँ से ले जाता हूँ, मम्मा को अंडा भी मिल जाएगा और मैं आइसक्रीम भी खा लूंगा। फिर जुगनू कौवा वो अंडा उठाता है और थोड़ी दूर घास में जाकर छुपा देता है। अब मैं मजे मजे से इन पैसों से कुल्फी खाऊंगा। फिर जुगनू कौवा उड़ता है। कुल्फी लो, ठंडी ठंडी कुल्फी, कुल्फी लो। अंकल अंकल, मुझे एक कुल्फी दे दे। फिर जुगनू कौवा पक्षी से कुल्फी ले लेता है और थोड़ी दूर जाकर नदी पर बैठकर खाने लगता है। मीना जुगनू को कुल्फी खाता हुआ देखकर वहाँ आती